फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 25 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इन प्रीलिम्स इज़ अनीश दयाल सिंह इज़ अपॉइंटेड डिप्यूटी NSA। तो अनीश दयाल सिंह, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इनको क्या अपॉइंट किया गया है? डिप्यूटी NSA। तो ये फॉर्मर CRPF एंड ITBP डायरेक्टर जनरल थे। अनीश दयाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उनका मैंडेट क्या है? हैंडल करना है इंटरनल अफेयर्स को। ही इज़ अ 1988 बैच IPS ऑफिसर फ्रॉम मणिपुर कैडर। कौन से कैडर से? मणिपुर कैडर से, जो दिसंबर 2024 में रिटायर हुए आफ्टर नियरली 30 ईयर्स इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेटर हेडिंग ITBP एंड CRPF। जो डिप्यूटी NSA हैं वो असिस्ट करेंगे स्पेशलाइज डोमेन्स में, जैसे इंटरनल अफेयर्स, डिफेंस, साइबर और फॉरेन सिक्योरिटी मैटर्स में। उनका एक्सपीरियंस की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक्सपर्टीज़ है उनकी। फिर उसके बाद फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP थे और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF थे। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर को ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स। और अभी करंट NSA कौन है? अजीत डोभाल जी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है एक, वो बनी थी 1998 में एंड इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। CRPF इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स एंड इट इज़ की इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है। Now the next topic is Nagpur Satnawari is India's first smart intelligence village. First smart intelligence village. तो सतनावरी विलेज कहाँ पे? 31 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर है, महाराष्ट्र में। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1800 हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज। तो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था बाय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी। This initiative aims to bring technological interventions in multiple sectors, especially agriculture. तो इस प्रोजेक्ट की क्या हाईलाइट है कि प्रोजेक्ट इज़ फोकस्ड ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन इज़ अवेटेड बट द पायलट मॉडल इज़ ऑपरेशनल। तो अभी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है बट पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर भारत नेट प्रोग्राम प्रोवाइड्स ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज़ फॉर डिजिटल इंक्लूजन। It is seen as similar to how electricity lines transformed rural India decades ago. इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी लाइंस ने रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया था, वैसे ही इंटरनेट करेगा। भारत नेट प्रोजेक्ट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट कनेक्टिंग 2.5 लाख ग्राम पंचायत अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फिर डिजिटल इंडिया मिशन की बात की जाए 2015, तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिजिटल गवर्नेंस के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और सर्विसेज के लिए। फिर स्मार्ट फार्मिंग IoT को यूज़ करके ड्रोन्स को और AI को इज़ बीइंग प्रमोटेड अंडर स्कीम्स लाइक डिजिटल इंडिया, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021-25, PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, विच एम्स टू मेक 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स डिजिटली लिटरेट। कितने? 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को डिजिटली लिटरेट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज CISF टू हैव ऑल विमेन कमांडो टीम। तो जो सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स है CISF, उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल क्रिएट एन ऑल विमेन कमांडो टीम, ठीक है, फॉर स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। द फर्स्ट बैच ऑफ 100 फीमेल पर्सोनल फ्रॉम द एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप। कौन से ग्रुप से? एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप से, जो एयरपोर्ट्स को गार्ड करते हैं, आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर दिस रोल एट अ ट्रेनिंग सेंटर इन बरवाहा, मध्य प्रदेश। तो बरवाहा मध्य प्रदेश में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। It is primarily tasked to guard 69 civil airports, Delhi Metro और vital installations, both government और private sectors में। फर्स्ट ऑल women टीम एक माइलस्टोन मार्क करती जेंडर इंक्लूसिविटी में पैरामिलिट्री कमांडो ऑपरेशंस में। फिर अपन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में देखेंगे, तो ये पैरामिलिट्री फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है एंड रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए टू इंडियाज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड मेजर PSUs। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1969। करेंट डायरेक्टर जनरल कौन है CISF के? रजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है। फिर एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं तो ये स्पेशलाइज्ड विंग है CISF की, जो सिक्योर करती है सिविलियन एयरपोर्ट्स को। एंड इंडिया हैज़ बीन प्रमोटिंग विमेन इन कॉम्बैट रोल्स। इंडिया क्या कर रही है? विमेन को कॉम्बैट रोल्स में काफ़ी दिन से प्रमोट कर रही है। तो उसका एग्जाम्पल है ऑल विमेन प्लेटून ऑफ आसाम राइफल्स डिप्लॉयड एट रिपब्लिक डे परेड। सेकेंड, इंडियन एयरफोर्स हैज़ बीन इंडक्टिंग विमेन फाइटर पायलट्स सिंस 2016 और BSF की विमेन कैमल कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड इन 2023, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना प्लान टू रिज्यूम ट्रेड वाया शिपकीला इन हिमाचल। तो इंडिया और चाइना ने एग्री किया है इन प्रिंसिपल टू रिज्यूम ट्रेड थ्रू शिपकीला पास के थ्रू ट्रेड रिज्यूम करने के लिए इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में।
जो सस्पेंड हुआ था 2020 में ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, तो अभी वापस रिज्यूम करेंगे। ये आपको लोकेशन दिख रही है मैप में, शिपकीला पास, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। द डिसीजन केम ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी टू इंडिया। जो ट्रेड रूट है वो सस्पेंड हुआ था 2020 में, हमने देखा कोविड-19 के कारण। जो डेजिग्नेटेड ट्रेड रूट है विद चाइना के साथ, उसके साथ कौन कौन से रूट्स है वो देख लेते हैं। तो शिपकीला है हिमाचल प्रदेश में, पासेस के थ्रू होगा ट्रेड, लैंड बॉर्डर है। सेकेंड है लिपू लेक उत्तराखंड में, वहाँ से होता है, और नाथुला सिक्किम में, ठीक है। फिर आते हैं अपन कैलाश, नेक्स्ट पॉइंट इज कैलाश मानसरोवर इज कैरीड, यात्रा इज कैरीड आउट ट्रेडिशनली वाया लिपू लेक उत्तराखंड एंड नाथुला सिक्किम। तो डिस्कशंस अभी अंडरवे हैं कि शिपकीला को भी एक एडिशनल रूट बना सकते हैं क्या। फिर शिपकीला इज़ इन हाई एल्टीट्यूड पास, 12,000 फीट पे है अप्रॉक्सीमेटली, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, और एक ही इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट है, ठीक है। फिर लिपू लेक पास की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट हिमालयन पास है उत्तराखंड में, जो यूज़ किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। फिर नाथुला पास की बात की जाए तो ये सिक्किम में है, जो रिवाइव हुआ ट्रेड के लिए चाइना के साथ 2006 में। और इंडो चाइना ट्रेड के बारे में बात की जाए तो वो पहुंच गया $118.4 बिलियन इन 2023, और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था $16.6 बिलियन, इंपोर्ट किया था $101.7 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट इज नेपाल जॉइंस इंडिया लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट। तो नेपाल ने ज्वाइन किया है इंडिया लेड इनिशिएटिव को, जिसमें हम 7 स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे बिग कैट की। तो नेपाल हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव, जो अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था। उसका एम क्या है, 7 स्पीसीज़ ऑफ बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करना। तो नेपाल ने ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है अगस्त 2025 में, जो स्ट्रेंथन करता है रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। तो एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलिशन है, 90 बिग कैट रेंज और नॉन रेंज कंट्रीज़ का, कितना, 90 बिग कैट रेंज एंड नॉन रेंज कंट्रीज़ का। इट फोकस्ड ऑन ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स इंक्लूडिंग टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। कौन कौन से, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा। नेपाल इज़ होम टू स्नो लेपर्ड एंड कॉमन लेपर्ड पॉपुलेशन, और जब IBCA ज्वाइन करेगा तो इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन अक्रॉस द हिमालयन रीजन, ठीक है। फिर इंडिया के रोल की बात की जाए तो पहले हम इंडिया के रोल की पहले हम की फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, वो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 9 अप्रैल 2023 मैसूर में, कर्नाटका में, ठीक है। जब हमने मार्क किया था 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर सेलिब्रेशन। इट बिल्ड्स ऑन इंडियाज़ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपर्टीज़ इन टाइगर कंजर्वेशन एंड इनिशिएटिव्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट लायन। अब प्रोजेक्ट टाइगर का सिग्निफिकेंस आया तो हम प्रोजेक्ट टाइगर देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर का क्या है। तो ये 1973 में लॉन्च हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका एम है कंजर्व करना एंडेंजर्ड रॉयल बंगाल टाइगर को और उसके हैबिटेट को थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 53 टाइगर रिजर्व्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो अभी है 3167 टाइगर्स, जो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट लायन की बात करते हैं तो 2020 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और वो फोकस करता है कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन में, किसमें, कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन में और उसके हैबिटेट में, प्राइमरीली इन द गिर नेशनल पार्क गुजरात विद प्लान्स टू एक्सपैंड सेफ लायन पॉपुलेशन टू न्यू रीजन्स। तो उसका प्लान क्या है कि सेफ लायन पॉपुलेशन को एक्सपैंड करना है न्यू रीजन्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहार स्टार्टअप समिट 2025, मोर देन 4000 पार्टिसिपेंट्स टुक पार्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप रिवोल्यूशन। तो बिहार स्टार्टअप समिट हुई थी 2025 में, वो ऑर्गेनाइज हुई थी सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में अंडर द लीडरशिप ऑफ डेप्यूटी CM सम्राट चौधरी, ठीक है। और वो मार्क किया बिगनिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप रिवोल्यूशन इन बिहार। जो इवेंट है उसने विटनेस किया पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 4000 स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, यूथ लीडर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, क्या थे, वो याद नहीं करना है, ठीक है। हम आते हैं सीधे बिहार स्टार्टअप फंड में। तो ये डेडिकेटेड 250 करोड़ रुपीज़ का स्टार्टअप फंड है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंक्यूबेशन सपोर्ट। बिहार का जो स्टार्टअप है दैट इज़ प्रोजेक्टेड टू क्रिएट ओवर 25,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, और सबमिट की थीम है उद्यमिता क्रांति, एंटरप्रेन्योरशिप रिवोल्यूशन, ठीक है। की फैक्ट्स में आते हैं कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो 2016 में लॉन्च हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका मेन एम क्या था, टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, फंडिंग देना और एज ऑफ कंप्लाइंस लाना। फिर स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2022 की बात की जाए तो बिहार एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के रैंकिंग में आया था। ओवर 117,000 DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स
एज ऑफ 2025। तो इतने रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है 2025 के हिसाब से, मेकिंग इंडिया एज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो यूएस और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया स्टार्टअप इकोसिस्टम। फिर बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड सीड फंडिंग अप टू ₹10 लाख एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अंडर इट्स स्टार्टअप पॉलिसी। तो बिहार गवर्नमेंट ने सीड फंडिंग प्रोवाइड की अप टू ₹10 लाख एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अंडर इट्स स्टार्टअप पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट इज फार्मर्स डिप्राइव्ड ऑफ ₹10,000 करोड़ इन लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन इन बिहार। तो बिहार में ना काफ़ी इरेगुलरिटीज़ रिपोर्ट हुई है लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन में, जो रेलवे के लिए लिया गया था, रोड के लिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फार्मर्स इन मोर देन 12 डिस्ट्रिक्ट्स, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा के फार्मर्स हैव रिसीव्ड लेस कंपनसेशन, तो बहुत कम कंपनसेशन मिला है ड्यू टू मिस्टेक्स बाय लोकल अथॉरिटीज़ लीडिंग टू एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 1,000 करोड़ रुपीज़ टू फार्मर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना लॉस हुआ है? 1,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है फार्मर्स को फॉर प्रोजेक्ट सैंक्शन सिंस 2016-17। अब की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, सिवान, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, औरैया, सीतामढ़ी। ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 873.46 करोड़ से 1,000 करोड़ लिंक हुए हैं प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल ईयर 2016-17। ठीक है। और लॉस कितने का हुआ है? 1,000 करोड़ रुपीज़। फिर लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट LARR जो एक्ट है 2013 का, उसके बारे में बात करते हैं तो ये लॉ है जो रेगुलेट करती है लैंड एक्विजिशन को इंडिया में और इंश्योर करती है फेयर कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन और सेटलमेंट फॉर अफेक्टेड फैमिलीज़ वेल बैलेंसिंग डेवलपमेंटल नीड्स विद सेफगार्ड्स फॉर फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। ठीक है। ये मैंडेट करती है कि कंपनसेशन कम से कम 2x ऑफ द मार्केट वैल्यू इन अर्बन एरियाज़ और 4x ऑफ द मार्केट वैल्यू इन रूरल एरियाज़, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। फिर अबाउट 76% ऑफ बिहार्स वर्क फोर्स इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और लैंड डिस्प्यूट्स है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, मेजर चैलेंज है। ठीक है। फिर पूरे इंडिया वाइड जब हम लैंड एक्विजिशन इशूज़ की बात करते हैं तो नियरली 25% ऑफ द प्रोजेक्ट फेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फेस करते हैं लैंड एक्विजिशन डिलेज। और मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से 4.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स वर डिलेड ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट्स। कितना? 4.5 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेड इन फ्लाइट टेस्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो DRDO ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया मेड इन फ्लाइट टेस्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। कब? 23 अगस्त 2025 को ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। द सिस्टम एंगेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड मल्टीपल एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग UAVs एंड ड्रोन्स। तो UAVs और ड्रोन्स को टारगेट किया। फिर आते हैं अपन जो की हाईलाइट्स में लिखा है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है ये मल्टी लेयर्ड इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो इंटीग्रेट करता है QRSAM को, जो डिज़ाइंड है क्विक रिएक्शन प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स एट 25 to 30 किलोमीटर रेंज। फिर VRSHORADS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की बात की जाए तो ये नॉन काइनेटिक है और हाई एनर्जी लेजर्स और माइक्रोवेव्स को यूज़ करता है थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज हमने कल भी पढ़ा था, ये चांदीपुर में है। ये प्रीमियर टेस्टिंग फैसिलिटी है DRDO के अंदर जो लोकेटेड है उड़ीसा में। तो यहाँ हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला टॉपिक ख़त्म। अब हम आते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज़ इंडिया चाइना अ रिफॉर्म डेफिसिट। तो क्या है बेसिकली हम इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और इंडिया क्या कर सकती है, चाइना क्या कर सकती है और दोनों मिल के क्या कर सकते हैं बेसिकली। तो दोनों इंडिया और चाइना है ना, दोनों रिलक्टेंस शो कर रहे हैं टू परस्यू डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और जबकि नीड दोनों को है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, लेकिन दोनों कर नहीं पा रहे हैं। तो इंडिया टुवर्ड्स हायर इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड चाइना टुवर्ड्स बूस्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो दोनों के अलग अलग इशूज़ है लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है ना वो वीक है डिस्पाइट PLI स्कीम्स और न्यू इंसेंटिव्स के बाद भी। सेकंड क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है फ्यू स्टेट्स में। जैसे इंडिया की बात की जाए तो अपने यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और कर्नाटका जो ये मेजर 4 सदर्न स्टेट्स है, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। फिर गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है अपना फोकस टुवर्ड्स कंजम्पशन वाया टैक्स कट, GST रेशनलाइजेशन, लेकिन फिस्कल कंस्ट्रेंट है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब फिस्कल जो है वो लिमिट कर रही हैं चीज़ों को, लिमिटेड फिस्कल चीज़ें लिमिटेड है, लेकिन कंस्ट्रेंट की बात आएगी तो वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। फिर RBI का जो इंटरवेंशन है करेंसी मार्केट में वो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी, लेकिन वो कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर देता है एक्सपोर्ट्स की। ठीक है। अब चाइना के क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं? तो कंटिन्यूड रिलायंस ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट मॉडल। तो उनका कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट मॉडल फॉलो करते हैं। तो उसमें उनका कंटिन्यूड रिलायंस है और लिमिटेड पुश है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, मतलब बेसिकली वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है ज़्यादा।
फिर शी जिनपिंग की जो पॉलिसीज़ है वो फोकस्ड है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ पे और रीबैलेंस नहीं कर पाती वो डिमांड को। फिर हाई डेट, एजिंग पॉपुलेशन, वीक कंजम्पशन ग्रोथ लिमिट करती है सस्टेनेबिलिटी को। करेंसी पॉलिसीज़ की बात की जाए तो वो एम्ड है कीपिंग एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव, दो हाउस होल्ड कंजम्पशन रिमेन सबड्यूड, लेकिन हाउस होल्ड कंजम्पशन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। अब हम थोड़ी की फैक्ट्स देखते हैं, डेटा पॉइंट्स देखते हैं। तो इंडिया का एम है टू रेज मैन्युफैक्चरिंग शेयर टू 25% ऑफ जीडीपी बाय 2022 और टारगेट मिस हो गया है 2022 तो क्योंकि निकल गया और अभी तक स्टैगनेंट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी। फिर चाइना's इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 40% है और एक्सपोर्ट है अप्रॉक्सीमेटली $3.58 ट्रिलियन और ट्रेड सरप्लस है अराउंड $1 ट्रिलियन। ठीक है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन की बात की जाए तो ये हाईली कंसंट्रेटेड है 4 स्टेट्स में 2022-23 के हिसाब से। और चाइना फेस करता है लो हाउस होल्ड सेविंग्स, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और डेमोग्राफिक डिक्लाइन। क्या क्या? लो हाउस होल्ड सेविंग्स, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और डेमोग्राफिक डिक्लाइन। ठीक है। अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड में कि हम कर क्या सकते हैं दोनों मिलके। तो इंडिया क्या कर सकती है कि पुश ब्रॉडर मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स एंड इंसेंटिवाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ब्रॉडर मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स को पुश करना है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना है बियॉन्ड कंसंट्रेटेड स्टेट्स। फिर रिड्यूस करना है पॉलिसी अनसर्टेनिटी को और प्रोवाइड करना है स्टेबल लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री। बैलेंस करना है करेंसी स्टेबिलिटी को और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्किलिंग में और प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग रिफॉर्म्स में। चाइना की बात की जाए तो अडॉप्ट करना है डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन ग्रोथ बाय प्रमोटिंग कंजम्पशन, रिड्यूसिंग रिलायंस और एक्सपोर्ट सरप्लसेस। फिर एड्रेस करना है डेट ओवरहैंग को और एजिंग पॉपुलेशन को विद सोशल सिक्योरिटी एंड हाउस होल्ड सपोर्ट। अलाउ करना है मार्केट मैकेनिज्म एंड लिमिटेड पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन टू एज एडजस्टमेंट कॉस्ट्स। और स्ट्रेंथन करना है वेलफेयर पॉलिसीज़ को टू एड्रेस रूरल अर्बन डिवाइड एंड लेबर मार्केट चैलेंजेस। तो देखो बेसिकली जो चाइना वाला पार्ट हुआ वो तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैसे बढ़ाना है वो था। अब हम दोनों इकोनॉमीज़ के लिए एक साथ देखते हैं कि दोनों इकोनॉमीज़ क्या कर सकती है। तो डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेना है बियॉन्ड शॉर्ट टर्म ग्रोथ मैनेजमेंट। डाइवर्सिफाई करना है सोर्सेज को, सोर्सेज ऑफ ग्रोथ टू अवॉइड वल्नरेबिलिटीज़ फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। और बैलेंस करना है फिजिकल प्रूडेंस को विद सोशल स्पेंडिंग, जिससे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट सस्टेन कर सकें। तो आई होप ये क्लियर है ये वाला एडिटोरियल। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एडिटोरियल में जिसका थीम है क्रिप्टो करेंसी अनलॉकिंग द डिजिटल वॉल्स। क्रिप्टो करेंसी हमने पढ़ा था, आप सभी को याद होगा, उसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसीज एमर्ज हुई है एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल के जैसे अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा पुश चल रहा है। हाउएवर यहाँ अपने यहाँ क्या है, लैक ऑफ रेगुलेशन है, हाई वोलेटिलिटी और लिमिटेड अवेयरनेस है दैट मेक्स देम अ रिस्की वेंचर फॉर इन्वेस्टर्स। तो वो बहुत काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी यूज़ करती है ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करने के लिए एंड इट कैन नॉट बी सीन टू बी टच्ड फिजिकली एंड डज नॉट रिक्वायर अ बैंक फॉर ट्रांजेक्शन्स। तो ऐसा नहीं कि आप इसे टच करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्रिप्टो करेंसी, ऐसा नहीं होता। आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते और इसके लिए कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है ट्रांजेक्शन्स के लिए। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं बाय मल्टीपल कंप्यूटर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, विदाउट इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स और रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरीज और जैसे बैंक्स और रेगुलेटर्स नहीं होते, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, जिनको हम बोलते हैं नोड्स। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है, ट्रस्ट इंश्योर करती है और सिक्योरिटी इंश्योर करती है। एवरी ट्रांजेक्शन इज़ बंडल्ड इनटू ब्लॉक्स। तो हर ट्रांजेक्शन क्या है, ब्लॉक्स में बंडल्ड है और जब एक बार ऐड कर दिया जाए, वंस एडेड एंट्रीज कैन नॉट बी अल्टर्ड और इरेज्ड। ऐड करने एक बार ऐड करने के बाद एंट्रीज को यू कैन नॉट अल्टर एंड यू कैन नॉट इरेज। ईच ब्लॉक इज़ लिंक्ड टू द प्रीवियस वन फॉर्मिंग एन अनब्रोकन चेन। तो हर एक ब्लॉक है वो प्रीवियस वाले से रिलेटेड है और एक अनब्रोकन चेन बनती है। फिर वर्किंग मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये सिमिलर है गूगल शीट के एंड एवरी पार्टिसिपेंट इन द नेटवर्क हैज़ अ कॉपी। तो जो भी नेटवर्क में पार्टिसिपेंट रहेगा उसके पास एक कॉपी रहेगी। वंस अ ट्रांजेक्शन इज़ वैलिडेटेड इट इज़ सील्ड विद अ यूनिक डिजिटल हैश। जब ट्रांजेक्शन को वैलिडेट हो कर देते हैं तो यूनिक डिजिटल हैश के थ्रू उसको सील कर देते हैं और ये परमानेंट बन जाता है। फिर इंडियन कंटेक्स्ट की बात की जाए तो इसको रेगुलेट मतलब अभी तो हमने देखा कि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट नहीं करती, तो उसका एग्जाम्पल दे दिया कि नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स डिस्पाइट रिस्क ऑफ स्कैम्स, वोलेटिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ लीगल सेफगार्ड्स। ठीक है। की फैक्ट्स की बात करते हैं तो मिलियंस इन इंडिया आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो कॉइन्स डिस्पाइट रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के बाद भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऑपरेट करती है ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, किसमें, पीयर टू पीयर नेटवर्क में, और बाईपास करती है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ को।
जो पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है लेयर्स ऑफ एनक्रिप्शन पे, एल्गोरिदम्स पे और कोड्स ऑन मल्टीपल सर्वर्स। अभी हमने देखा था ना कि कैसे एक के पास जाता है, फिर अप्रूवल होता है सबसे, और फिर वो नोड फिर वो परमानेंट बन जाता है। अब इसमें कंसर्न क्या है कि हमने देखा कि लीगल फ्रेमवर्क की कमी है, रेगुलेशन नहीं है सही से, वो रेस करता है रिस्क ऑफ फ्रॉड, हैकिंग और मिसयूज़। फिर हाई वॉलेटिलिटी है, मतलब इन्फ्लेशन अप डाउन बहुत ज़्यादा, वो अनसेफ स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाता है इसी कारण वो। इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसको यूज़ किया जा सकता है इलीगल ट्रांजेक्शन में और मनी लॉन्ड्रिंग में। और लो अवेयरनेस है वो, उसके कारण क्या होता है कि इट लीड्स टू इन्वेस्टर्स ट्रीटिंग इट एज गैम्बलिंग रेदर देन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट। तो लोग इसको गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वे फॉरवर्ड में कि इसको सही यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें इंडिया नीड्स टू क्लियर क्रिप्टो करेंसी लॉ। तो इंडिया को क्रिप्टो करेंसी लॉ क्लियर करना पड़ेगा अंडर RBI SEBI टू इंश्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अवेयरनेस कैंपेन्स लाने पड़ेंगे एजुकेट करने के लिए इन्वेस्टर्स को ऑन रिस्क एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल करेंसीज। फिर उसके बाद बैलेंस्ड अप्रोच लाना पड़ेगा जिसमें रेगुलेट करेंगे विदाउट स्टिफलिंग इनोवेशन इन ब्लॉकचेन एंड फिनटेक सेक्टर्स। टैक्सेशन और कंप्लाइंस लाएंगे तो डिफाइन करेंगे क्लियर रूल्स को फॉर टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। और ग्लोबल कोऑपरेशन लाएंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट करती ना बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो इंडिया मस्ट वर्क विद इंटरनेशनल रेगुलेशंस टू प्रिवेंट मिसयूज़। ठीक है, तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।